नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। देश भर में आज कई कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की करेगा घोषणा। फरवरी 2023 से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में 7.0 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की जारी चेतावनी ली गई वापस। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से एडिलेड में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज का इकलौता डे नाइट टेस्ट। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। और अब बात संसद के कामकाज की, तो संसद के दोनों सदनों में आज अहम कामकाज सूचीबद्ध हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जानी हैं, तो वहीं प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दिए जाने हैं। बात की जाए लोकसभा के, तो लोकसभा में विधायी कामकाज की तो आपदा प्रबंधन बिल 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाना है, जबकि रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे सकते हैं। कल विपक्ष के हंगामे के चलते रेल मंत्री सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे। आज निजी विधेयकों का दिन भी है और दोपहर बाद दोनों सदनों में निजी विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत वो सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश के हित में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, फडणवीस ने पदभार संभालने के बाद मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले एक मरीज को मदद देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पुणे के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने इलाज के लिए सरकार से मदद मांगी थी, जिसकी फाइल सीएमओ पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने सीएम चिकित्सा सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि जारी की। शपथ लेने के बाद फडणवीस, शिंदे और पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रालय में लगी महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। 7 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संभवतः 7 और 8 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होना है। भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व, संविधान के मुख्य शिल्पकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस मौके पर आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में।
बहुआयामी प्रतिभा के धनी, सामाजिक न्याय के पुरोधा और संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दूरदर्शी सोच और विलक्षण प्रतिभा के जरिए भारत के भविष्य की आधारशिला रखी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। 1913 में बॉम्बे के एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर 1924 में भारत लौटे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। शुरू से ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव झेलने वाले भीमराव अंबेडकर ने भारत लौटने के बाद जात पात को खत्म करने और दलितों के कल्याण में खुद को झोंक दिया। 1926 में वे बंबई विधानसभा परिषद के सदस्य बने और छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्व देते हुए 24 सितंबर 1932 को उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया, जिसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। भारतीय राजनीति में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हों। आजादी के बाद 1947 में डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री बने, लेकिन हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति से असहमति होने के कारण 1951 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का महाकुंभ होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी अद्वितीय संगम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भव्य आयोजन को लेकर विशेष पहल भी की है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ का नया डेस्टिनेशन, श्रृंगवेरपुर धाम बना महाकुंभ का नया डेस्टिनेशन। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अभिनव कदम उठा रही है योगी सरकार। निषाद राज की राजधानी रहे श्रृंगवेरपुर धाम का कायाकल्प कर रही सरकार। धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण पर्यटन से जुड़ेगा श्रृंगवेरपुर धाम। रूरल टूरिज्म का हब बनेगी निषाद राज की नगरी। पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए भी अविस्मरणीय अनुभव होगा महाकुंभ। महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। प्रयागराज नगरी के साथ ही जिले में गंगा किनारे स्थित निषाद राज गुह की राजधानी रहे श्रृंगवेरपुर धाम का भी कायाकल्प सरकार कर रही है। श्रृंगवेरपुर धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म की भी संभावनाएं विकसित हो रही हैं। राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण और गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु राम के अनन्य भक्त निषाद राज की राजधानी श्रृंगवेरपुर को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। सामाजिक समरसता के प्रतीक इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ अब रूरल टूरिज्म के साथ भी जोड़कर विकसित किया जा रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ श्रृंगवेरपुर धाम को ग्रामीण पर्यटन के साथ जोड़कर विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती हैं कि श्रृंगवेरपुर धाम का कायाकल्प का कार्य समापन के चरण में है। उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है एक धार्मिक पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक 52 फीट की प्रतिमा, जिसमें राजा निषाद राज भगवान श्री राम गले मिलते हुई मूर्ति है और एक भव्य मूर्ति है, जिससे एकता का संदेश आता है लोगों में। और इसके साथ ही वहाँ पे लैंडस्केपिंग वर्क फेज 1 और फेज 2 दो पार्ट में इसका कार्य कराया गया है।
प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का महाकुंभ होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम भी होगा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर सतत रूप से प्रयासरत हैं। आपने भी देखा कि अभी लगातार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, संरक्षा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से और चाक चौबंद और व्यवस्थित करने की बात हो, एक अच्छा अनुभव लेकर के वहाँ से श्रद्धालु वापस जा सकें, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम कर रही है। महाकुंभ 2025 का आयोजन न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर स्तर पर सबसे अच्छी और सबसे सुविधाजनक व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ को दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, स्वच्छ महाकुंभ, सुरक्षित महाकुंभ, सुगम महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ और ग्रीन महाकुंभ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि नई दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां पर बच्चों के लिए एंडोस्कोपी की सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही 10 बिस्तर वाले डे केयर सुविधा की भी शुरुआत की गई है और ये सुविधाएं नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चों को दी जाएंगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। अक्सर बच्चे खेलते खेलते जाने अनजाने में सिक्का, क्लिप, सुई, यहाँ तक कि झुमका तक निकल जाते हैं। इसको निकालने की सुविधा दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में शुरू की गई है। सफदरजंग अस्पताल देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बना है जहां बच्चों के लिए एंडोस्कोपी की सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही 10 बिस्तरों वाले डे केयर की सुविधा की भी शुरुआत की गई है। बच्चों में विशेष रूप से हमारा अस्पताल पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बना है जहां पे के बच्चों की एंडोस्कोपी यानी हमारी जो खाने की नली है उसमें दूरबीन डालकर और बीमारियों की जांच करना और उनका इलाज करना, ये पहली बार है और एक ये बहुत बड़ी, बहुत मेजर अचीवमेंट है। अब तक बच्चों के एंडोस्कोपी के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई अलग से तकनीक नहीं थी। बच्चों के एंडोस्कोपी की प्रक्रिया बड़ों के एंडोस्कोपी की तरह ही की जाती थी। अब प्री मैच्योर बच्चों के साथ साथ 18 वर्ष तक के बच्चों की एंडोस्कोपी इस नए सेंटर में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानक वादी से बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 4K है। बच्चे 1 किलो का हो, 1.5 किलो का, ये सबसे अल्ट्रा स्लिम स्कोप है जिससे हम लोग स्कोपी कर पाते हैं। तो इसके थ्रू ये वाला बड़ी लिमिटेड जगह अवेलेबल है, तो इसके थ्रू हम लोग उसकी बीमारी को जान पाते हैं। सफदरजंग अस्पताल में हर दिन 60 से 80 बच्चे प्रतिदिन एंडोस्कोपी के लिए आते हैं। जाहिर है, इस सुविधा से बच्चों की लीवर और आहार नली से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज मिल सकेगा। जितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयला उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी होने के साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। CSR के तहत सिंगरौली में स्थापित 3 अस्पताल NCL कर्मियों सहित आसपास के ग्रामीणों के लिए भी वरदान साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सुदूर सिंगरौली के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प बनकर उभरा है। कोयला खदानों से सटे इस बीहड़ इलाके में NSC जयंत, अटल अस्पताल बीना, केंद्रीय अस्पताल सिंगरौली और 9 डिस्पेंसरीज हैं। इन अस्पतालों में 98 डॉक्टर, 141 पैरामेडिकल स्टाफ और 39 फार्मासिस्ट मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी और ICU सेवाएं निरंतर चलती हैं। सिंगरौली सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके के लोग भी यहां स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। 250 किलोमीटर के इलाके में NCL के स्थापित अस्पताल तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मरीजों को देखते हैं। इस पूरे एरिया का ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है 200 किलोमीटर रेडियस में जहाँ पे हम सारी स्पेशलिटी सर्विस को मरीजों को प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट पेशेंट्स रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।
ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सब मिला के 15 से 16 लाख पॉपुलेशन को हम यहाँ पे केटर करते हैं। सिंगरौली में कोयला खदानों के बीच NSC जयंत अस्पताल 150 बेड का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यह अस्पताल मध्य प्रदेश के सिद्धि, रीवा और यूपी के सोनभद्र जिले के लोगों के लिए जीवन की नई आशा बनकर उभरा है। यहाँ 45 डॉक्टर, 131 पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस NSC के मरीजों की जिंदगी में रंग बिखेर रही हैं। यहाँ मुझे नया जिंदगी मिल गया। नहीं, मेरा जिंदगी बचने वाला नहीं था, मैं तो हार गया था, मगर डॉक्टर लोग मुझे बचा लिए। फिर डॉक्टर लोग हमको अच्छे से दवा कर दिए, खाना पीना भी, ओढ़ना कपड़ा सब देते हैं। पैसा हमको नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं। NSC जयंत अस्पताल में वंचित तबके के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी स्थापित है, जहां सस्ते दाम में दवाइयां मिलती हैं। अस्पताल में कम खर्च पर इलाज मुमकिन होता है। NCL देश में कोयला उत्पादन की रीढ़ है, तो वहीं CSR के तहत बनाए गए ये अस्पताल गरीब कमजोर तबके के लिए लाइफलाइन है। सिंगरौली के इस तमाम इलाकों में 200 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और ऐसे में मरीजों को निर्भर रहना पड़ता है NCL के इस हॉस्पिटल में, जो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों का इलाज कर रही है और न सिर्फ सिंगरौली बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ तक कि सोनभद्र यूपी के इलाके से भी लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल के लिए यहाँ पर एक लाइफलाइन बनकर ये हॉस्पिटल जो है वो उभर रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, सिंगरौली। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को PM आवास योजना के तहत 15,000 नए घरों की मंजूरी मिली है। बस्तर में नक्सलियों से पीड़ितों को और सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये पहल सरेंडर कर चुके नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। छत्तीसगढ़ को PM आवास योजना के तहत 15,000 नए घरों की मंजूरी मिली। सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवार को मिलेगा फायदा। नक्सल पीड़ितों की सूची तैयार करने के निर्देश। ये पहल सरेंडर नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति के मिलेंगे घर। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बस्तर के गांव-गांव में नक्सलियों से पीड़ित हर परिवार और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार आवास देने जा रही है। साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त अभियान में सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से नक्सल पीड़ित परिवार और सरेंडर कर चुके नक्सली जो कभी लाल आतंक का हिस्सा थे, अब उन्हें PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना को लेकर केंद्र ने बड़ी मंजूरी दी है। प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार और सरेंडर कर चुके नक्सली जो कभी लाल आतंक का हिस्सा थे, उन्हें भी PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों को मोदी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को कुल 15,000 नए घरों की मंजूरी मिली है। इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं है। CM विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर दी है। उन्होंने लिखा कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं शांति स्थापना की दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम है। साथ ही उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। बस्तर से नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार साझा प्रयास कर रही है। इसी वजह से यहां पर लगातार फोर्स के कैंप स्थापित कर शांति स्थापना की पहल की जा रही है। गांव में अब ग्रामीणों के बीच सुरक्षा का माहौल तैयार हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि गांवों के हालात बदलें और लोगों को सुविधा मिले। सोमेश पटेल, DD न्यूज़, छत्तीसगढ़।
और राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले बुधवार को 9 नई नीतियां लॉन्च की हैं। इसमें एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्धन, एक जिला एक उत्पाद पर्यटन इकाई, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एमसैंड और क्लस्टर विकास योजना भी शामिल है। इन नीतियों से राज्य में आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नई नीतियों को लॉन्च किया है। ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से लाई गई हैं। इन नीतियों में एमएसएमई, निर्यात, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी 9 नीतियों की लॉन्चिंग आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले की जा रही है। राजस्थान की नई 9 नीतियों से न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने और निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए निर्माण के लिए हम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लाए हैं। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण परियोजना को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी में जुटी है। इसके लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9 नई नीतियां लाई गई हैं। इनमें एमएसएमई नीति से मिलेगा लघु उद्योगों को बढ़ावा, निर्यात संवर्धन नीति से वैश्विक बाजार तक बनेगी पहुंच, एक जिला एक उत्पाद नीति कारीगरों की आय वृद्धि में सहायक, क्लस्टर विकास योजना से हस्तशिल्प को मिलेगा प्रोत्साहन, एबीजीसी एंड एक्सआर नीति नई तकनीक में नवाचार का आधार, नई पर्यटन इकाई नीति रोजगार सृजन में सहायक, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति से होगा हरित ऊर्जा का विस्तार, नवीन खनिज नीति में रोजगार और राजस्व वृद्धि का लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही साल में निवेश सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। हमने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया और अपनी सरकार के पहले ही साल में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज 9 नीतियों को जारी भी किया। जबकि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन नीति लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से निर्यातकों की सहूलियत के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऐसा शानदार मौका है जब देश के अंदर तीसरी बार चुनी हुई सरकार काम कर रही है, देश की इमेज मजबूत है, विकास के लिए केंद्रीय नीतियां बन रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नीतियां प्रदेश को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगी। राजस्थान सरकार की नई नीतियां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो सकेगी। सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में इन नीतियों के प्रभावी होने से राज्य की प्रगति में निवेश अनुकूल माहौल बन सकेगा, साथ ही प्रगति के पथ पर राजस्थान को भी अग्रसर करेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच बुधवार को विचार विमर्श शुरू किया था। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 14 महीने के उच्च स्तर 6.21% पर पहुंच गई, जो रिजर्व बैंक के मानक स्तर से ऊपर है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर या फिर अल्पकालिक उधार दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है, लेकिन नकद आरक्षी अनुपात CRR में समायोजन पर विचार कर सकता है। CRR में कटौती बैंकिंग प्रणाली में तरलता ला सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को एक सहारा मिल सकता है। मई 2022 से CRR 4.5% पर बना हुआ है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।